हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बीएससी थर्ड ईयर की जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ा था कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का कोणांक आर्गुमेंट क्या होता है। उसके बाद में हमने ये बताया था कि सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण, सम्मिश्र संख्या को किसी भी सम्मिश्र संख्या को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने उसकी वेक्टोरियल फॉर्म पढ़ी थी, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा था और फिर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। आज हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सम्मिश्र फलन। तो सम्मिश्र फलन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सम्मिश्र फलन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सम्मिश्र फलन क्या होता है, माना D सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय कैपिटल C का कोई उपसमुच्चय है तो एक फलन f from D to C सम्मिश्र चर z belongs to D के लिए एक सम्मिश्र फलन कहलाता है। जिसमें हम देखते हैं कि किसी z बिलोंग्स टू D के लिए, जो कि इसका डोमेन है, प्रांत है, के लिए f of z बिलोंग्स टू कैपिटल C, जिसे हम f of z को हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या हो गया भाई, W बराबर f of z। किसी z के लिए ये f of z मीन्स W एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फलन कहलाता है। अब बात होती है कि इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आईटा वाई और W को मैं लिखूं, W भी वही एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, u प्लस आईटा v। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर u और v वो क्या होंगे भाई, वेरिएबल्स x और y के फंक्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू लिखेंगे आप x और y, तो ये क्या हो जाएंगे, u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो हम इसको नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई दैट इज f ऑफ z। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है W बराबर f ऑफ z, दैट इज इसको सिंबली हम u और प्लस आईटा v के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर u इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट कहलाता है भाई, वास्तविक भाग कहलाता है, और v इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग कहलाता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो हमने क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम क्या लिख रहे हैं,
W इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया। कॉम्प्लेक्स फंक्शन की हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं, सातत्य, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी हो गई। कंटिन्यूटी की बात करते हैं हम, तो माना एफ ऑफ जेड सम्मिश्र चर z का कोई फलन है तो यह प्रांत के बिंदु z बराबर z नोट पर सतत कहलाता है यदि लिमिट ऑफ z टेंस टू z नॉट एफ ऑफ z बराबर एफ ऑफ z नॉट, जहां z नॉट की ओर और सम्मिश्र तल में किसी भी मार्ग के अनुदिश अग्रसर हो सकता है। मीन्स क्या कि माना कि एफ ऑफ जेड सम्मिश्र चर जेड का कोई फलन है जो कि किसी प्रांत में डिफाइन हो, तब ये प्रांत के किसी बिंदु z नोट पर कंटिन्यूस होगा यदि उस बिंदु पर इसकी लिमिट किसके बराबर हो, उस बिंदु पर फलन की वैल्यू के बराबर हो। यही चीज़ हमने रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए पढ़ी थी, वास्तविक मानी फलन के लिए पढ़ी थी कि कोई रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसी बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि उस बिंदु पर उसकी सीमा किसके बराबर हो, उस बिंदु पर उस फलन की मान के बराबर हो, उस बिंदु पर फलन की वैल्यू के बराबर हो। यहाँ पर और वहाँ पर क्या फ़र्क है, बस ये जो लिमिट अपन देखते हैं z टेंस टू z नॉट, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें हम, मान लेते हैं कि ये z नोट पॉइंट यहाँ है और ये z, तो z नोट की ओर इन दोनों को मिलाने वाले कोई भी मार्ग, कोई भी वक्र हो, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, किसी भी तरह का आप आर्क ले सकते हो, कोई भी पाथ आप ले सकते हो, इस तरह से उसके अलोंग टेंस करेगा। जबकि रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए क्या था कि x टेंस टू a का मतलब केवल रियल लाइन की बात कर रहे थे हम, 1 2 अप टू 3 -1 -2। मान लेते हैं कि अगर x टेंस टू 1 है तो x रियल लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड से भी 1 की तरफ या राइट हैंड साइड से 1 की तरफ टेंस कर सकता है, लेकिन केवल हम बात कर रहे हैं केवल एक लाइन के अलोंग। इस लाइन के अलोंग ही चाहे राइट साइड से अलोंग टेंस करे चाहे लेफ्ट साइड से टेंस करे, लेकिन केवल एक रियल लाइन की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक प्लेन की बात हो गई। और z टेंस टू z नोट का मीन्स है कि z नोट की ओर किसी भी पाथ के अलोंग टेंस कर सकता है, फिर भी इस लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से इतना फर्क है। आगे हम देखते हैं अवकलनीयता के बारे में, देखते हैं हम कि सम्मिश्र फलन प्रांत के किसी बिंदु पर अगर अवकलनीय है तो उसका अवकलज किन शर्तों को पूरा करता है वो हम देखते हैं। अवकलनीयता,
डिफरेंशिबिलिटी, अवकलनीयता। तो हम पढ़ते हैं, माना एफ ऑफ जेड सम्मिश्र चर z का कोई फलन है, तो यह प्रांत के किसी बिंदु z बराबर z0 पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 f ऑफ z0 प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z0 अपॉन डेल्टा z परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। जहां डेल्टा z 0 की ओर किसी भी मार्ग से अग्रसर हो। क्या लिखा मैंने कि माना एफ ऑफ जेड सम्मिश्र चर जेड का किसी प्रांत पर परिभाषित कोई सम्मिश्र फलन है, तो ये प्रांत के किसी बिंदु z0 पर डिफरेंशिएबल अवकलनीय कहलाता है यदि इस सीमा का मान परिमित और अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, जहां पर जैसा कि मैंने अभी पिछले में कंटिन्यूटी में बताया था कि डेल्टा z 0 की ओर किसी भी मार्ग से अग्रसर हो सकता है। डेल्टा z टेंस टू 0 अलोंग एनी ऑफ पाथ इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये जो चीज है, ये जो सीमा है, इसको सम्मिश्र फलन एफ ऑफ जेड का बिंदु z बराबर z0 पर अवकलज बोलते हैं, जिसे हम एफ डैश ऑफ z0 से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां उपरोक्त सीमा z बराबर z0 पर एफ ऑफ जेड का अवकलज कहलाती है, जिसे एफ डैश ऑफ z0 से प्रदर्शित करते हैं। ये तो आ गई बात पर्टिकुलर पॉइंट की। अगर किसी जनरल पॉइंट z पर हो तो यहाँ z आ जाएगा। एफ डैश ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ z अपॉन डेल्टा z। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव है पर्टिकुलर पॉइंट z0 पर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। इसे हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। एफ डैश ऑफ z0 बराबर लिमिट z टेंस टू z0 एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0। जैसा कि हम रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए भी लिखते हैं, एफ डैश ऑफ x बराबर a के लिए लिखते हैं एफ डैश ऑफ a बराबर x टेंस टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a।
जहाँ पर z नॉट की ओर किसी भी मार्ग से अग्रसर हो सकता है, z टेंस टू z नॉट along any of the path in complex plane, then this limit is finite and uniquely exist। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इन जनरल हम किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ z अपॉन डेल्टा z, जहाँ पर डेल्टा z टेंस टू 0 अलॉन्ग एनी ऑफ द पाथ इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। और कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा, और जैसे कि मैंने नीचे डिफाइन किया था वैसे भी अपन जरूरत पड़ने पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फलन एफ ऑफ जेड प्रांत डी में अवकलनीय फलन कहलाता है यदि यह प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। अवकलनीय है भाई, पूरे डोमेन की हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो जस्ट उसका डेरिवेटिव फाइनाइटली यूनिकली एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर हम बात करें कि पूरे डोमेन की, कि पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, जब डोमेन के हर एक पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ जेड बराबर जेड की पावर n, पावर n, यहाँ पर n कोई धनात्मक पूर्णांक है सर्वत्र अवकलनीय है। क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो हम देखते हैं वही कि अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है फाइनाइट यूनिकली, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक करते हैं। देखो, सिंस एफ ऑफ जेड बराबर क्या भाई, जेड की पावर n, तो एफ डैश ऑफ जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। देखो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड क्या है, जेड की पावर n, तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा भाई, जेड प्लस डेल्टा जेड की पावर n माइनस जेड की पावर n अपॉन डेल्टा ऑफ जेड। इसको एक्सपेंड करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम में एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a प्लस बी की पावर n। क्या होता है,
ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर टू प्लस इसी तरह से हम देखेंगे एन सी एन बी की पावर n। तो एक बार इसको नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। इस एक्सपेंशन को यहाँ यूज करके हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो हम देखते हैं कि एफ डैश ऑफ जेड बराबर क्या आ गया, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड की पावर n प्लस एन सी वन जेड की पावर n माइनस वन डेल्टा ऑफ जेड प्लस एन सी एन डेल्टा जेड की पावर n माइनस जेड की पावर n अपॉन डेल्टा ऑफ जेड। हम देखते हैं कि जेड की पावर n तो कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा जेड से हम डिवाइड करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि क्या आएगा ऊपर, एन सी एन सी वन जेड की पावर n माइनस वन प्लस एन सी टू जेड की पावर n माइनस टू डेल्टा जेड बच जाएगा बेटा यहाँ से, और एन सी एन डेल्टा ऑफ जेड की पावर n माइनस वन। लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा एन सी वन मतलब n और z की पावर n माइनस वन। तो ये डेरिवेटिव है जो कि हम देख रहे हैं कि n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अद्वितीय रूप से विद्यमान है, यूनिकली एग्जिस्ट करता है, जो कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N जो कि नेचुरल नंबर या अपन पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं के लिए अद्वितीय है। अतः एफ ऑफ जेड बराबर जेड की पावर n बिलोंग्स टू कैपिटल N सर्वत्र अवकलनीय है। ठीक है, मेरे हिसाब से डेरिवेटिव का ये एग्जांपल समझ में आया होगा आपको, एक बार चाहे तो नोट करो। अब देखो हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं, इसका स्टेटमेंट इस तरह से है कुछ कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सांत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। क्या कह रहे हैं कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सांत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं, मतलब कोई फलन अगर अवकलनीय है तो वह आवश्यक रूप से सतत भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई फलन अगर कंटिन्यूअस है तो वह अवकलनीय भी हो, उसका अवकलज भी विद्यमान हो उस बिंदु पर। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो इसका प्रूफ, माना एफ ऑफ जेड सम्मिश्र चर z का एक फलन है तथा यह प्रांत D के बिंदु z बराबर z0 पर अवकलनीय है।
हमने कह दिया कि एफ ऑफ जेड इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड एंड इट इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट इन द डोमेन D. Therefore अतः f dash of z नॉट इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू z नॉट f of z माइनस f of z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित व अद्वितीय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस बिंदु पर ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो हमें लाना क्या है, हमें प्रूफ करना है कि अगर इस बिंदु पर ये कंटिन्यूस होगा तो इस बिंदु पर इसकी लिमिट इस बिंदु पर इस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। ये हमें लेके आना है, तो इसके लिए हम देखते हैं। अब f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ z माइनस का f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट, यहाँ पर z नॉट इक्वल्स टू z नॉट। लिमिट ले लेता हूँ दोनों तरफ, f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट बराबर लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट, z माइनस z नॉट। इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z माइनस का f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट मल्टीप्लाई लिमिट z टेंस टू z नॉट z माइनस z नॉट। एक बार इसको उतार ले, यहां से हम आगे देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z, दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ z, तो यहां पर तो लिमिट लगेगी नहीं, एज इट इज रहेगा। ये हमारी परिभाषा से क्या बन गया, क्योंकि हमारा जो फलन है वो z बराबर z नॉट पर डिफरेंशिएबल है, तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया भाई। हम इसको क्या लिखेंगे, f डैश ऑफ z नॉट, और यहाँ पर लिमिट लिखेंगे हम तो z नॉट माइनस z नॉट, ये क्या हो जाएगा 0। तो टोटली ये क्या हो गया 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, लिमिट बराबर f ऑफ z नॉट। और इस चीज से हम क्या कह सकते हैं कि फलन f ऑफ z बराबर z नॉट पर क्या है, सतत है। अतः f ऑफ z बराबर z नॉट पर सतत है। इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, इसे हम एक उदाहरण से देखेंगे। विलोम मतलब क्या, कि कोई ऐसा फलन हम लेंगे जो कि किसी पॉइंट पर सतत होगा लेकिन उस बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मीन्स इस प्रमेय का विलोम क्या कहना चाह रहा है हमें, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है तो उस बिंदु पर अवकलनीय भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।